नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्ट्रैटेजीज आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, प्रिंसिपल आपको बता दिया मैंने, अब आप स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे तो आपको आसान हो जाएगा ऐसे स्टॉक खोजना जो कि अंडर वैल्यूड है। और आज आप वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन एक बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, यस और नो। बिना रिस्क के कोई काम होता ही नहीं, क्योंकि बिना रिस्क के काम करना है तो एफडी में या फिर जहां पर फिक्स्ड इनकम होगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन स्टॉक क्योंकि बुद्धि लगाना पड़ता है, इसीलिए पैसे के चांसेस है। रिस्क कौन ले रहा है? आप। डिसाइड कौन कर रहा है? आप। तो डिसाइड करने के लिए सुविधा कौन दे रहा है? मैं। तो जानते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहले पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब यह है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। देखिए, इसका फॉर्मूला का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में प्राइस है पर शेयर 100 रुपए और अर्निंग पर शेयर 50 रुपीज है, तो 100/50 करने से कितना होता है? 2 रुपए पर शेयर। ये हमारा पी रेशियो है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसका प्राइस समझो 1000 रुपए और उसका अर्निंग केवल 100 रुपए, तो 10 है। इसका मतलब ये कि 10 गुना जितना अर्निंग है उसका 10 गुना मार्केट में प्राइस है। पहले वाले केस में जितना उसका अर्निंग है उससे 2 गुना मार्केट में प्राइस है। ये प्राइस अर्निंग रेशियो एक्चुअली होता क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ये होता है जो अर्निंग अभी हुई है वो कितने साल की अर्निंग के बराबर का मार्केट प्राइस अभी दिख रहा है। जितना ये रेशियो मतलब पी रेशियो कम होगा उतना मानेंगे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है और उसके बेसिस पे आप आगे निर्णय ले सकते हो। अब दूसरा आते हैं पीबी रेशियो। पीबी रेशियो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। सपोज प्राइस हमारा 25 रुपए, बुक वैल्यू 10 रुपए, इसका मतलब 2.5 टाइम्स है बुक वैल्यू से, 2.5 टाइम्स मार्केट में। हमारा प्राइस 10 रुपए है, मार्केट में 15 रुपए, अपने बुक वैल्यू से सिर्फ 1.5 गुना ज्यादा मार्केट में प्राइस चल रहा है। इसका मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो रहता है वो भी अगर डाउन है तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा काम ही कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को अलग करें, उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि उसका फंडामेंटल सही है कि नहीं, वो इनकम सही करता है कि नहीं, वो फ्यूचर का ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जैसे जैसे मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल में पिछले वीडियो में बताया था, वो सारी चीजें आपको वापस देखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिविडेंड यील्ड है। अगर कोई कंपनी लगातार हर साल डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड भी बढ़ते चले जा रहा है तो ये माना जाता है कि उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, वो देने का भी इरादा रखता है और वो पैसे भी कमा रहा है, नहीं तो डिविडेंड कैसे देगा। और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है उसकी ऑडिट और उसके जो कंप्लायंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर नहीं रखा तो डीलिस्टिंग भी हो जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई भी होने वाली है। इसका मतलब उसके बाद भी अगर डिविडेंड दे रहा है तो मानेंगे कि कंपनी अच्छी है। तो आपने अंडर वैल्यूड भी निकाल लिया दोनों तरीके से, प्राइस अर्निंग रेशियो से, पीबी रेशियो से, और उसके बाद में आपने डिविडेंड यील्ड चेक कर ली। ये 3 स्टेप हो गया। चौथा चीज है अर्निंग ग्रोथ। आपने देख लिया कि मार्केट के हिसाब से कम वैल्यू वाली कंपनी कौन सी, वो तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी वाली कंपनी भी हमको चाहिए रहती है। आज के दिन से फ्यूचर तक जाते तक जो कंपनी के प्लानिंग्स अच्छे हैं, जिसके विजन अच्छा है, जिसका मिशन अच्छा है, जिसका अप्रोच अच्छा है, जो नए नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और नए नए इनोवेशंस कर रहा है, वो अर्निंग का ग्रोथ का पॉसिबिलिटी रखता है। तो ये अर्निंग पोटेंशियल कंपनीज भी आपको देखना है। पांचवा चीज है डेप्ट लेवल। डेप्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी कंपनी का उधारी मतलब डेप्ट जितना कम रहेगा उतना ज्यादा वो कंपनी मजबूत है, क्योंकि वो अपने पैसे से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्ररी कहना है कि भाई लोन तो लेना ही पड़ेगा, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा लोन। ठीक है, लोन लेना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपना स्टेक बढ़ाते नहीं चले जाओगे तो आपकी कंपनी को कोई और फ्यूचर में कंट्रोल कर सकता है। हो सकता है कि मालिक उस कंपनी को बेचकर चला जाए। ऐसी कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि अगर हमने आज इस कंपनी को पसंद किया या फिर हमने उसका कैलकुलेशन किया, एनालिसिस किया कि ये कंपनी सही है, तो हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि इसका जो मैनेजमेंट है जिसके कारण आज तक सही चला है उसका कंट्रोल ज्यादा है कि नहीं। और कंट्रोल ज्यादा कब रहेगा? जब डेप्ट कम रहेगा। तो जितना कम डेप्ट वाली कंपनी रहेगी उतना वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए प्रेफरेबल है। छठवां इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसको कॉम्पिटिटिव मोट बोलते हैं। दूसरे कॉम्पिटिटर से आपका क्या क्या बेहतर चीज है, आपका यूएसपी क्या है, उस पे अगर आपने अलग से ब्रांड बना लिया, अलग से पोजिशनिंग बना लिया, अलग से ब्रांड बना रहे हो, अलग से पोजीशनिंग बना रहे हो, अलग से नए नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, नए नए सर्विसेज लेकर आ रहे हो, और उस रेंज में कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, या फिर है भी तो भी आप उससे 20 हैं, 19 नहीं है, तो ये कॉम्पिटिटिव मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। सेवेंथ स्ट्रेटेजी है फ्री कैश फ्लो। बहुत सारी कंपनी ऐसी रहती है जिसमें कैश क्रंच बहुत ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं से मैनेज करते रहती है, लेकिन काफी सारी कंपनीज ऐसी रहती है जिसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, उसके पास में डिस्पोजेबल कैश भी बहुत ज्यादा है। फ्री कैश फ्लो का मतलब जहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पेमेंट हो गए और जहां पर कैपिटल एक्सपेंसेस भी पेमेंट हो गए, वो फ्री कैश फ्लो, बाकी जो बचा वो यूज करने लायक फ्री कैश फ्लो। ये फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी
बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर उनके पास में नया डिसीजन लेकर वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना प्लस सप्लायर के साथ एडवांटेज लेना प्लस क्योंकि पैसा है तो कहीं पर इन्वेस्ट करने का भी पावर रखना, नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का पावर भी उनके पास रहता है, बहुत सारे नए डिसीजंस लेने के पावर उनके पास में रहते हैं, जिसके पास फ्री कैश फ्लो रहता है। तो स्ट्रैटेजी है कि फ्री कैश फ्लो भी है कि नहीं उस कंपनी का जिसको आप छांट रहे हो, वो जरूर देख लो। आठवां इंपॉर्टेंट चीज है कैटलिस्ट फॉर चेंज। अभी सपोज करो कोई कंपनी ठीक ठाक फंडामेंटल वाली थी, उसका मैनेजमेंट के कारण ही उसका वैल्यू और ज्यादा हो सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा हुआ नहीं क्योंकि उससे कॉम्पिटिटिव जो कंपनियां हैं वो भी सेम काम कर रही है, लेकिन इसका मैनेजमेंट चेंज होने वाला है, आपको पता चल गया चेंज होने वाला है, तो ये क्या हो गया, कैटलिस्ट फॉर चेंज हो गया। आप देखिएगा ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर रोज अगर नया न्यूज नहीं सुनते हो, रोज मूवमेंट नहीं पता लगाते हो, उस समय आपको ये वाला चीज मिस हो जाने वाला। आप हमेशा ध्यान रखिए किसने किसको हायर किया, फलाने चेयरमैन को दूसरी कंपनी ने अपनी कंपनी में हायर कर लिया, इतने करोड़ में हायर किया, हम लोग उस करोड़ पे जाते हैं, लेकिन क्या वो आदमी आने के बाद जिस कंपनी में जा रहा है वो कंपनी को ही हमने छांट के रखा था, उस कंपनी को ही हमने एनालिसिस करके रखा था और उस पे अगर वो आ गया तो दूसरी कंपनी का अगर भलाई किया होगा तो इस कंपनी का भी भलाई करने वाला है, यस और नो? अगर हाँ तो फिर ये कंपनी मस्त है और ये कंपनी में एक रीजनेबल टाइम में शेयर के प्राइसेस बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। इसीलिए जो भी कैटलिस्ट फॉर चेंज है, चाहे मैनेजमेंट चेंज हो रहा हो, चाहे नया प्रोडक्ट आ रहा हो, चाहे नया कुछ खोज उसने कर लिया होगा जो किसी और ने नहीं किया, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के ये स्ट्रैटेजीज आपको जिताते हैं। अच्छा ये मैंने क्या किया, आपको एम्पावर किया। आपको एम्पावर करना मेरा काम है। ओपिनियन किसका है? आपका है। रिस्क किसका है? आपका। फायदा किसका है? आपका। आप जानते हो ना मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।